Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to Destiny Commerce Academy. So today's topic is Competition Act 2002. ओके सो आज हम पढ़ेंगे कंपटीशन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे इंट्रोडक्शन किया गया कंपटीशन एक्ट का। जो कंपटीशन एक्ट 2002 है, इससे पहले हमारा होता था एमआरटीपी एक्ट 1969। ये आपको ही है, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये होती है, इसकी फुल फॉर्म रहेगी एमआरटीपी एक्ट 1969। जो एमआरटीपी एक्ट आपका 1969 है, ये आपका इम्प्लीमेंट कब हुआ? इम्प्लीमेंट हुआ 1970 के अंदर। ओके, और कब तक ये चला है एमआरटीपी एक्ट आपका? 2009 तक ये आपका जो एक्ट है वो चला है। उसके बाद इसको अबोलिश कर दिया गया और इसकी जगह पे नया एक्ट हमारा आया, कंपटीशन एक्ट 2002। आइए तो पढ़ते हैं कंपटीशन एक्ट 2002 के बारे में। प्रेसिडेंट से एसेंट कब मिलना, ये सारा का सारा डाटा आप लिख लेना, लर्न कर लेना। प्रेसिडेंट एसेंट मिली जैन 2003। ओके, जैन 2003 को जो प्रेसिडेंट से एसेंट मिली थी कंपटीशन एक्ट 2002 को। और अभी हम इसके बारे में पढ़ते, पहले हम पढ़ते थे एमआरटीपी एक्ट के बारे में पढ़ते थे, जहां पर हम पढ़ते थे मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में। तो जो हम पढ़ते हैं आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं, वो आ जाता है आपका कोपरा में, हम पढ़ लेते हैं उसको कोपरा के अंदर, यानी कि कोपरा है हमारा 1986। ओके, सो अभी हम बात करेंगे ओनली एंड ओनली कंपटीशन एक्ट की। तो आइए हम समझते हैं कंपटीशन एक्ट के बारे में। इसको हम कंपटीशन एक्ट बोलते हैं। ये आपका होल इंडिया पर अप्लाई होता है, इंक्लूड आएगा यहाँ पे, इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स, हम पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, कंपटीशन एक्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे। नंबर 1 इज टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, यानी कि जो भी कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं उसको, उससे प्रोटेक्शन करने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए कंपटीशन जो एक्ट है वो बनाया गया। नेक्स्ट है आपकी मार्केट के अंदर कंपटीशन को सस्टेन करने के लिए या प्रमोट करने के लिए भी कंपटीशन एक्ट को बनाया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। एंड कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट है, मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उनको फ्रीडम देने के लिए कि कोई भी एंट्री या एग्जिट कर सकता है। नेक्स्ट है आपका कोई भी मैटर जो भी कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालता है, उससे रिलेटेड कोई भी जो मैटर है उसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। क्या क्या फीचर्स रहेंगे? नंबर 1 इज प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट, यानी कि कुछ जो ऐसे एग्रीमेंट जो कि कंपटीशन एक्ट का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एडवर्स इफेक्ट डालते हैं हमारी मार्केट पे या कंपटीशन पे, उनके लिए जो एग्रीमेंट जो उनके लिए है वो प्रोविजंस बनाए गए। किस टाइप के जो प्रोहिबिशन है, यानी कि जो कंपटीशन है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है? टाई इन अरेंजमेंट करके, एक्सक्लूसिव डीलिंग करके, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिफ्यूजल टू डील, इनके बारे में हम नेक्स्ट अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बार के लिए आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस करके। तो इन सभी के थ्रू क्या कर रहे हैं, इन सभी के थ्रू कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट है फिर प्रोहिबिशन ऑफ, यानी कि प्रतिबंध लगाना अब्यूज डोमिनेंट पोजीशन, यानी कि जो भी मोनोपोली की जो पोजीशन है या फिर अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी आपका कंपटीशन एक्ट बनाया गया। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन अगर कोई भी बिजनेस हो रहा है, यानी कि एक कोई भी दो बिजनेस है, ए और बी दो बिजनेस है, अगर ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं आपस में, ठीक है, अगर ये आपस में दोनों कंबाइन हो रहे हैं पर्टिकुलर मोटिव के रिगार्डिंग, तो अगर मान लीजिए कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं दोनों के कॉम्बिनेशन से, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर होगा तो आपको सीसीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग भी रेगुलेशन बनाएंगे, जो कि हम इसी चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएगा, यानी कि इसको हम बोलेंगे सीसीआई।
सीसीआई जो एक कमेटी है वो बनाएगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी या देखेगी, अवेयरनेस करेगी रिगार्डिंग टू द कंपटीशन। फिर हम कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशन दी गई है। एक्वाइजिशन, एक्वाइजिशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अक्वायर करना या फिर शेयर, वोटिंग राइट या एसेट्स को एक्वायर करना किसी भी एंटरप्राइज की, या फिर उसकी जो मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट होता है यानी कि कोई भी जो बिजनेस है उनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, दो लोगों के बीच में या फिर इंटरप्राइज के बीच में आप लगा सकते हो जो एग्रीमेंट हो रहा है। फॉर्मल भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है। आपका लीगल जो फॉर्मेलिटीज है उनको फुलफिल करना चाहिए। नेक्स्ट आता है फिर कार्टेल। कार्टेल के रिगार्डिंग ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था यहाँ से। कार्टेल क्या आता है सेक्शन 2C के अंदर आएगा। कार्टेल के अंदर इंक्लूड होते हैं तो एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, सर्विसेज प्रोवाइडर, यानी कि इनका जो एसोसिएशन होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेलर आप बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ सेलर आप बोल सकते हो, जिसको क्या नेम दिया गया है? कार्टेल का जो नेम है वो दिया गया है। अगर ये सभी ग्रुप मिलके अगर लिमिट लगाते हैं, कंट्रोल करते हैं किसी भी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, सेल के रिगार्डिंग, प्राइस के रिगार्डिंग, तो इनके रिगार्डिंग भी स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए इंटरप्राइज। जो इंटरप्राइज होता है वो आएगा आपका सेक्शन 2H के अंदर आएगा। इंटरप्राइज का मतलब होगा कोई भी जो पर्सन है, कोई डिपार्टमेंट है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि प्रोडक्शन कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्वाइजिशन, ठीक है, तो ये सारे जो परफॉर्मेंस है वो कर रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरप्राइज बोलते हैं। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स आता है आपका सेक्शन 2I के अंदर आएगा, और गुड्स का मतलब होता है यानी कि जो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हम पढ़ते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, गुड्स का मतलब होगा कि कोई भी जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जो प्रोसेस है, माइन आ जाएगा, डिबेंचर, स्टॉक, शेयर आफ्टर द अलॉटमेंट। एंड नेक्स्ट आपका गुड सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और कंट्रोल इन इंडिया, या फिर इंपोर्टेड गुड्स भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए पर्सन। पर्सन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? पर्सन के अंदर कोई भी इंडिविजुअल, HUF कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट है फिर कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश बाय एंड अंडर एनी सेंट्रल या स्टेट। यहाँ पे पर्सन के अंदर ही आपको बताया गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि पर्सन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो पर्सन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट कोई भी जो बॉडी है वो इंक्लूड हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आपकी इंक्लूड होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्या है कि प्रतिबंध कहाँ कहाँ पर लगाया गया? सर्टेन कुछ एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, या फिर अब्यूज डोमिनेट पोजीशन, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। नंबर 1 हम पढ़ेंगे, 1 बाय 1 हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर 1 हम पढ़ते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, जो कि आता है आपका सेक्शन 3 के अंदर आएगा। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट का मतलब होता है कि ऐसा कंपटीशन जो कि एडवर्स इफेक्ट डालता है मार्केट पे या फिर कंपटीशन पे। सो यहाँ पर देखिए कोई ऐसा एग्रीमेंट आप करते हो रिगार्डिंग टू अ प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जो कि अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। मेनली तो आपको यही लर्न करना है कि जो कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालता है रिगार्डिंग टू द प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अगर कोई भी जो प्रोडक्शन कर रहे हो आप, अगर वो कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालता है तो उसके रिगार्डिंग स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। उसके रिगार्डिंग प्रोविजन बनाए गए हैं कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर, ठीक है, और वो आपका स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाएगा। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हो बिटवीन द इंटरप्राइज भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ इंटरप्राइज भी हो सकता है, पर्सन और एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, वो एग्रीमेंट किसी के भी बीच में हो सकता है, बट वो आपका ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो कि कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट डाले। जैसे कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेज या सेल करना, ठीक है। अगर मान लीजिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने कुछ प्राइस सेट कर दिया, सेलिंग या परचेजिंग प्राइस सेट कर दिया ग्रुप ने मिलके या फिर एसोसिएशन ऑफ ग्रुप ने मिलके, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लिमिट लगा दिया आपने या फिर कंट्रोल कर लिया प्रोडक्शन पे, सप्लाई पे, मार्केट पे, टेक्निकल डेवलपमेंट पे, इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग जो ये होते हैं ये आपके कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है, शेयर द मार्केट और सोर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एलोकेशन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि अगर मान लीजिए ग्रुप ऑफ मेंबर्स ने या फिर ग्रुप ऑफ इंटरप्राइज ने मिलकर आपस के अंदर एरियाज को डिवाइड कर लिया कि आप मेरे एरिया के अंदर मत है ना, ठीक है, आप अपने एरिया के अंदर ही प्रोडक्ट को सेल आउट करना और मैं अपने एरिया के अंदर ही प्रोडक्ट सेल आउट करूंगा, इस तरीके से अपने आप में ही एरिया को डिवाइड कर लेना भी क्या होगा, आपका कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट देखिए डी पॉइंट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्ट बिड रैगिंग एंड कोलूसिव बिडिंग, यानी कि यहाँ पे आ जाता है कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बिड रैगिंग की जा रही है। बिड रैगिंग का मतलब बोली लगाना, ठीक है, उससे भी आपका जो है एडवर्सली इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, अगर मान लीजिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कर रही हैं जिससे कि आपके प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज एक्वाजिशन और कंट्रोल, यानी कि इनके जो आपका प्रोडक्शन उसकी क्या हो रही है, इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, तो वो आपका एंटी कंपटीशन के एंटी जो हम ये पढ़ रहे हैं आपका एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के रिगार्डिंग नहीं माना जाएगा, यानी कि वो आपका सही एंड फेयर माना जाएगा, उसके रिगार्डिंग कोई भी स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो आपका एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर बिड रैगिंग। बिड रैगिंग का मतलब क्या होता है, बिड रैगिंग का मतलब होता है यहाँ पे यानी कि जो बोली लगती है उनमें हेरा फेरी करना, बोलियों में हेरा फेरी करना। मान लीजिए जो ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो आपस में मिलकर कंपटीशन को ही खत्म कर देते हैं या फिर वो इस तरीके से भी ड्रैगिंग करते हैं कि जो कंपटीशन है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बिड रैगिंग। एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इंटरप्राइज और पर्सन के बीच में होता है, आइडेंटिकल और सिमिलर प्रोडक्शन के बीच में होगा, ठीक है, जो कि आपके जो आपका जो कंपटीशन होता है उसको इलिमिनेट कर देता है या फिर एडवर्सली इफेक्ट डालता है। एग्रीमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस इन डिफरेंट मार्केट, यानी कि एग्रीमेंट जो होता है वो डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट मार्केट के अंदर डिफरेंट रहेगा। किस किस टाइप का होता है, देखिए जो हम पॉइंट पढ़ के आए हैं ना, अभी पढ़ के आए हैं, उसी को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। नंबर वन इज अ टाई इन अरेंजमेंट। टाई इन अरेंजमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, टाई इन अरेंजमेंट का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने एक प्रोडक्ट को ले लिया तो आपको दूसरा प्रोडक्ट भी एडिशन के अंदर लेना पड़ेगा, ये होता है आपका टाई इन अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये भी कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी पर्सन को एक ही गुड्स की नीड है तो वो दूसरी गुड्स क्यों लेगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है कि फोर्सफुली उसको बोला जाता है कि टाई इन अरेंजमेंट, इस तरीके से वो अरेंजमेंट कर लेते हैं कि अगर आपको एक गुड्स लिए है तो आपको प्लस में दूसरी गुड्स भी परचेज करनी पड़ेगी कंपल्सरी। नेक्स्ट देखिए एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सिर्फ आप हमसे ही बाय करेंगे गुड्स को और किसी से बाय नहीं करेंगे, एक ऐसा एग्रीमेंट। नेक्स्ट है फिर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट का मतलब क्या होगा, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगा कि ओनली जो, जैसे कि मान लीजिए कि रॉ मटेरियल हम ले रही हैं, अब रॉ मटेरियल वाले को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो हमें ही सेल करना है, ठीक है, क्या कर दिया गया, जो रॉ मटेरियल है वो हमें ही सेल करना है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है रिफ्यूजल टू डील। रिफ्यूजल टू डील के अंदर यानी कि डीलिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देना। डीलिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाई जाएगी, यानी कि पर्टिकुलर अगर मान लीजिए आप मेरे से ही खरीद रहे हो तो मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि पर्टिकुलर पर्सन से ही खरीदना है और बेचना है, ठीक है, तो ये होता है कि अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे तो वो डील करने से आपसे रिफ्यूज कर देंगे। नेक्स्ट है फिर रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। यहाँ पे होगा कि आपका जो प्राइस मेंटेनेंस है उसको रीसेल प्राइस मेंटेनेंस भी आपको करके देंगे कि दोबारा से जब आप सेल करते हो तो किस प्राइस पे सेल करोगे, तो वो कौन बताएगा, जो भी आपकी डोमिनेंट है या फिर जिसके साथ आपका एग्रीमेंट हो रखा है वो ही पर्सन आपको डिसाइड करके बताएगा। तो ये होता है आपका रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आते हैं एग्रीमेंट के, जो कि कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, तो इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है आपका किसके अंदर, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट सेक्शन 3 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर सेकंड पढ़ते हैं हम, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन आता है आपका सेक्शन 4 के अंदर आएगा।
अब्यूज डोमिनेंट पोजीशन, अब्यूज डोमिनेंट पोजीशन का मतलब होता है मोनोपोली क्रिएट करना, मोनोपोली क्रिएट करना, यानी कि आपकी डोमिनेट पोजीशन है, आप क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो सारी मार्केट को, और आप अपनी पोजीशन से, आप अपनी पोजीशन से जो भी आपको चाहिए वो आप गेन कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हो, तो वो आ जाता है आपका अब्यूज डोमिनेट पोजीशन। ये सेक्शन 4 के अंदर आता है। इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होंगे आइए देखिए। और जो भी आपकी अब्यूज जो डोमिनेट जो पोजीशन है वो डोमिनेंट पोजीशन जो है वो हार्म करती है मार्केट के अंदर। किस तरीके से करती है, कंडीशन इन परचेज और सेल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, यानी कि कंडीशन लगा देना कुछ ना कुछ, या फिर परचेज इन प्राइस इन परचेज और सेल ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग प्रीडेटरी प्राइस। प्रीडेटरी प्राइस क्या होता है, पेपर के अंदर पूछा गया है, तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है। प्रीडेटरी प्राइस वो प्राइस होता है यानी कि जो आपकी कॉस्ट होती है गुड्स की उससे भी कम कॉस्ट पर जब आप गुड्स को सेल करते हो, ठीक है, तो वो हो जाती है आपकी प्रीडेटरी प्राइस। नेक्स्ट देखिए फिर, अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन कंडीशन परचेज और सेल ऑफ द गुड्स रेफर्स टू द अनफेयर और डिस्क्रिमिनेशन प्राइस, यानी कि जो प्राइस है वो क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन जो प्राइस है वो चार्ज किया जा रहा है। तो ये आपकी सेम स्टेटमेंट दी गई है, इसके अंदर कुछ डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लिमिट एंड रिस्ट्रिक्ट, यानी कि लिमिट और रिस्ट्रिक्ट किसके अंदर हो रहा है, लिमिट और रिस्ट्रिक्शन लगा देना प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स के रिगार्डिंग, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं वही बताया गया, अब सिर्फ यहाँ पे पॉइंट अलग है, यहाँ पर पॉइंट आपका मोनोपोली के रिगार्डिंग है कि आप क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो आप, यानी कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप दूसरों को अंडर में रख सकते हो, बट दूसरे तो आपका कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि आपने तो मोनोपोली कर रखी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी पॉइंट के अंदर लिमिट और रिस्ट्रिक्ट की अगर बात करते हैं प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, गुड्स के रिगार्डिंग, जब आपने लिमिट या रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी एक ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश कर देना कि दूसरा प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है वो आपकी मार्केट के अंदर ना आ जाए, यानी कि दूसरा जो प्रोड्यूसर है वो मार्केट के अंदर एंटर ना कर पाए, ऐसा एक सिस्टम सेट कर देना मार्केट के अंदर। एंड डी पॉइंट क्या बोलता है, डी पॉइंट डी पॉइंट बोलता है कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी भी पर्सन के साथ कि उसको नेक्स्ट टाइम भी या फिर नेक्स्ट ईयर भी आपके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली बेनिफिट ले रहे हो, इनडायरेक्टली बेनिफिट ले रहे हो अपनी डोमिनेंट पोजीशन के कारण। नेक्स्ट है फिर ई पॉइंट, ई पॉइंट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ई पॉइंट के अंदर हम पढ़ते हैं यूज द डोमिनेंट पोजीशन, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज कर रहे हो किसी भी दूसरी मार्केट में जाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर दूसरी मार्केट के अंदर एंटर करने के लिए, वहां पर अपनी डोमिनेंट पोजीशन को हासिल करने के लिए आप क्या कर रहे हो, डोमिनेंट पोजीशन का यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे जो सब जो पॉइंट है ये आते हैं पॉइंट सारे के सारे अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के अंदर, जो कि सेक्शन 4 के अंदर रहेगा। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ की कॉम्बिनेशन, कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन आता है आपका सेक्शन 5 के अंदर आएगा। और सेक्शन जो 5 है वो डील क्या करता है, कॉम्बिनेशन जब भी होता है एंटरप्राइज एंड पर्सन के बीच में जो भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, जो आपका कॉम्बिनेशन होता है वो आपका रिलेवेंट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कुछ आपका क्राइटेरिया दिया गया है जिस क्राइटेरिया के अंदर ही हमें कॉम्बिनेशन करना होता है। कोई भी ऐसा आप कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते जो कि आपकी जो लिमिट को क्रॉस करे, ऐसा कॉम्बिनेशन आप नहीं कर सकते। जो आपको यहाँ पे दिया गया है क्राइटेरिया, देखिए मैं चेंज करवा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो डाटा है वो पहले वाला लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे चेंज करवा देती हूँ, आप मेरे साथ डायग्रामेटिकली वे से आप कर लीजिए, आप अपने नोट्स में भी राइट डाउन कर लेना। यहाँ पे मैं लिखवा रही हूँ आपको, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉम्बिनेशन के आप टू पार्ट्स बना लीजिए, मर्जर और ग्रुप के रिगार्डिंग, यानी कि कोई भी जो मर्जर हो रहा है, किसी भी एंटरप्राइज का मर्जर किया जा रहा है, तो वहां पे अगर इंडिया के अंदर है तो क्या रहेगा, इंडिया में है तो आपकी एसेट्स जो रहेगी, एसेट्स मोर देन 2000 करोड़, और जो टर्नओवर है, टर्नओवर मोर देन 6000 करोड़। ठीक है, ये तो बात आ गई आपकी इंडिया की। अगर हम बात करते हैं आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया की अगर बात करते हैं तो यहां पर जो एसेट्स होगी मोर देन 1000 मिलियन
और जो टर्नओवर होगा मोर देन, डॉलर में आएगा यहाँ पे, मोर देन 3000 मिलियन। ठीक है। और अब आपका इंडिया के अंदर कितना होना चाहिए, जो इंडिया के अंदर जो एसेट है, देखिए जो इंडिया के अंदर जो एसेट्स है वो आपकी होनी चाहिए मोर देन 1000 करोड़ इन इंडिया। एंड जो टर्नओवर है, टर्नओवर कितना होना चाहिए, टर्नओवर जो रहेगा वो रहेगा आपका मोर देन 3000 करोड़ इन इंडिया। तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो, तभी आप एक्वाइजेशन कर सकते हो। यानी कि इंडिया के अंदर करते हो तो आपकी ये कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी जो एसेट्स है वो 2000 करोड़ से ज्यादा होती है तो आपको सीसीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। सीसीआई जब आपको परमिशन या अप्रूवल देगा तभी आप क्या कर पाओगे, कॉम्बिनेशन कर पाओगे, कॉम्बिनेशन कर पाओगे, अदरवाइज आप कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट हम फिर ग्रुप के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। अभी तो हमने पढ़ा इंडिविजुअल के रिगार्डिंग, अभी हम ग्रुप के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। जो हम ये सारा का सारा जो पैराग्राफ है इसी का मैं कंक्लूजन आपको लिखवा रही हूँ, इसका पूरे का कंक्लूजन ही है, इसके ज्यादा और कुछ नहीं है। आपको लिमिट याद करनी है और सिर्फ आपको याद करना है कि जो पार्टी अक्वायर करे, जैसे यहाँ पे दिया गया, जो पार्टी जो है वो अक्वायर कर रही है कोई भी इंटरप्राइज को, जिसका कंट्रोल कंट्रोल लेगी, वो किसके किसी के रिगार्डिंग, शेयर के रिगार्डिंग, वोटिंग राइट के रिगार्डिंग, एसेट्स के रिगार्डिंग, यानी कि अगर कंट्रोल करेगी तो सारा ही कंट्रोल करेगी ना। ठीक है। ज्वाइन किस तरीके से होगी, क्या कंडीशन होगी, वो कंडीशन मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट अब ग्रुप के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, ग्रुप के रिगार्डिंग बात करेंगे। सो अगर ग्रुप का जो कॉम्बिनेशन है वो हो रहा है, अगर इंडिया में है, इंडिया में है तो क्या कंडीशन रहेगी, और आउटसाइड इंडिया है तो क्या कंडीशन रहेगी। आइए देखिए, इंडिया के अंदर है तो आपकी एसेट्स जो है वो होनी चाहिए, एसेट्स मोर देन 8000 करोड़ और टर्नओवर मोर देन 24,000 करोड़। अगर हम आउटसाइड इंडिया की बात करते हैं तो आउटसाइड इंडिया के अंदर जो है, देखिए आउटसाइड इंडिया के अंदर एसेट्स कितनी होगी, ये डॉलर में होगी 4000 मिलियन। एंड इंडिया के अंदर कितनी एसेट होगी, इंडिया के अंदर एसेट्स होनी चाहिए एटलीस्ट मोर देन 1000 करोड़। अगर हम टर्नओवर की बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 12,000 मिलियन। एंड इंडिया के अंदर टर्नओवर कितना होना चाहिए, 3000 करोड़ इन इंडिया। ये आपकी कंडीशन रहेगी, ग्रुप के रिगार्डिंग आपकी कंडीशन रहेगी। कोई भी जो ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ ग्रुप या फिर एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस है, अगर वो आपस के अंदर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो उनकी जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन रहेगी। तो ये जो सारी की सारी जो मैंने आपको कंडीशन लिखवाई, ये सारी कंडीशन रहेगी। इनको अपने नोट्स के अंदर राइट डाउन कर लेना, वहां से आप लर्न कर लेना, पेपर के अंदर यहाँ से कंडीशन ही पूछी जाती है। तो यहाँ से ही आप कर लेना, थोड़ा पैराग्राफ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी यही कंक्लूजन है और इसके अंदर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है।